स्कूल में जब भी साइंस की किताब खुलती थी और वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता था, हाँ तो क्लास में एक अलग माहौल बन जाता था। हाँ, सब चुपके चुपके एक दूसरे को देखते थे। बिल्कुल। पर कभी ये सोचा है कि ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्या रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन सांस लेने या खाना खाने जितना ही जरूरी है? देखिए, एक अकेले इंसान के लिए तो शायद नहीं, वो इसके बिना पूरी जिंदगी जी सकता है। हाँ, पर अगर पूरी की पूरी प्रजाति ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो सोचिए, अगर सारे शेर एक साथ तय कर लें कि बस अब और बच्चे नहीं, तो क्या होगा? बस कहानी खत्म। शेरों की नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी और वो विलुप्त हो जाएंगे। सही। देखिए, एक अकेला इंसान बिना बच्चे पैदा किए जी सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पूरी प्रजाति ऐसा करने लगे तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। और आज हम जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, जीवन और जीवन कैसे बनाता है। वाह! यह एक ऐसी कहानी है जो एक कोशिका वाले बैक्टीरिया के साधारण से बंटवारे से शुरू होती है और इंसानों की जटिल दुनिया तक पहुंचती है। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही गहरे स्रोत हैं जिनकी मदद से हम इस विषय की हर परत को खोलेंगे। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। बिल्कुल। क्या जीव अपनी हूबहू कॉपी बनाते हैं? मतलब हम अपने माता पिता या भाई बहन जैसे दिखते तो हैं, पर एकदम उनकी जेरोक्स कॉपी तो नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं होते। किसी दोस्त की पकौड़े जैसी नाक का मजाक हम इसीलिए तो बना पाते हैं क्योंकि वो थोड़ी अलग है। ऐसा क्यों है? इसका पूरा राज डीएनए में छिपा है। डीएनए को आप हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, ब्लूप्रिंट, ठीक है। जिसमें हमारी आंखों के रंग से लेकर बालों के स्टाइल तक हर चीज की जानकारी कोड की हुई है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहला काम इसी डीएनए की एक कॉपी बनाना होता है। ओके। इस प्रक्रिया को एक फोटोकॉपी मशीन की तरह सोचिए। जब आप 100 पेज कॉपी करते हैं तो कभी कभार एक आध पेज पर स्याही का धब्बा आ जाता है या लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। हाँ, होता है। डीएनए कॉपी होने में भी ऐसी ही बहुत छोटी-मोटी गलतियां या एरर्स हो जाती हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि हम सब अपने माता पिता की थोड़ी सी गलत फोटोकॉपी हैं? ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। एक तरह से हाँ। क्या इन गलतियों का कोई फायदा भी है या ये सिर्फ गलतियां हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये गलतियां, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं, सिर्फ गलतियां नहीं है, ये वेरिएशन ही विकास का कच्चा माल है। कच्चा माल? हाँ, हर छोटी मोटी गलती, हर वेरिएशन प्रकृति का एक छोटा सा प्रयोग है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पानी में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं जो ठंडे पानी के आदी हैं। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन डीएनए कॉपी होने की गलतियों की वजह से शायद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें गर्मी सहने की थोड़ी ज्यादा क्षमता होगी। अच्छा, तो वो बच जाएंगे और फिर वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे और उनकी अगली पीढ़ी भी गर्मी सहने वाली होगी। मतलब वेरिएशन ने पूरी प्रजाति को खत्म होने से बचा लिया। बिल्कुल। ये वेरिएशन सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये एवोल्यूशन का इंजन है। लाखों सालों में इन्हीं छोटे छोटे सफल प्रयोगों से डायनासोर भी बने और हम इंसान भी। अरे वाह! तो प्रजनन में होने वाली ये गलतियां असल में जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। हर वेरिएशन फायदेमंद तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी पतंगे, किसी मौत के रंग में ऐसा वेरिएशन आ गया कि वो अपने हरे भरे माहौल में चमकीले नीले रंग का हो गया, तो उसे कोई भी शिकारी दूर से ही देख लेगा और चट कर जाएगा। हाँ बिल्कुल। उस अकेले पतंगे के लिए वो वेरिएशन जानलेवा साबित हुआ। इसीलिए वेरिएशन एक दोधारी तलवार है। एक व्यक्ति के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन पूरी प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व के लिए ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये डीएनए कॉपी करने की प्रक्रिया तो सभी में होती होगी, लेकिन अमीबा और इंसानों के तरीके तो बिल्कुल अलग है। कुछ जीव तो अकेले ही अपनी पूरी आबादी बना लेते हैं बिना किसी पार्टनर के। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, और इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहां सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, बस एक जीव से दूसरा बन जाता है जो जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से लगभग 100% अपने पेरेंट जैसा ही होता है। ओके। इसका सबसे सरल तरीका है फिजन यानी बंटवारा। ये एक कोशिका वाले जीवों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे अमीबा, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि वो बीज से बस 2 हिस्सों में टूट जाता है। सही, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, 1 से 2 बनना। अमीबा का तो कोई तय आकार नहीं होता,
तो वो किसी भी एंगल से 2 टुकड़ों में बंट सकता है। कैसे भी? लेकिन लिशमेनिया नाम का एक पैरासाइट है जो काला अजार बीमारी फैलाता है। उसकी बनावट थोड़ी तय होती है, इसलिए वो हमेशा एक तय लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही 2 हिस्सों में टूटता है। अच्छा, ये फर्क है। तो 1 से 2 बनना समझ आता है, लेकिन मैंने सुना है मलेरिया का पैरासाइट तो शरीर में घुसते ही अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा लेता है। हाँ, बहुत तेजी से। वो भी क्या ऐसी 2-2 करके बढ़ता है? उसमें तो सदियां लग जाएंगी। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर मल्टीपल फिजन काम आता है। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का पैरासाइट 1 से 2 नहीं, बल्कि एक साथ हजारों डॉटर सेल्स में टूट जाता है। हजारों? हाँ, वो अक्सर अपने चारों ओर एक मोटी सुरक्षा कवच बना लेता है जिसे सिस्ट कहते हैं, और उसी के अंदर ये धमाका होता है। जैसे ही सही माहौल मिलता है, सिस्ट फटता है और हजारों नए पैरासाइट्स खून में फैल जाते हैं। बाप रे, इसलिए मलेरिया इतनी तेजी से फैलता है। और भी तरीके हैं क्या अकेले बच्चे पैदा करने के? कई हैं। एक है फ्रैगमेंटेशन। तालाब में जो हरी हरी काई तैरती है, स्पाइरोगायरा, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। जब वो पूरी तरह विकसित हो जाती है तो वो बस टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। और एक तरीका तो मुझे किसी सुपर हीरो की पावर जैसा लगता है, रीजेनरेशन। हाँ। प्लेनेरिया नाम का एक छोटा सा जीव है। कहते हैं कि अगर आप उसके 100 टुकड़े भी कर दें तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। बिल्कुल। हाइड्रा में भी ये क्षमता होती है। ये प्रकृति की एक अद्भुत शक्ति है। फिर एक और तरीका है बडिंग, जो हाइड्रा और यीस्ट में दिखता है। बडिंग? इसमें पेरेंट के शरीर पर एक छोटा सा उभार यानी बड निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे जीव का रूप लेता है और फिर अपने पेरेंट से अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। और वो ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है, उसका क्या? वो तो रातों रात फैल जाती है। वो कैसे होता है? वो होता है स्पोर फॉर्मेशन से। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, जिसे राइजोपस कहते हैं, उसके ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके सिरे पर छोटे छोटे बल्ब होते हैं। हाँ, मैंने देखा है। इन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं और इनके अंदर हजारों नन्हे नन्हे स्पोर्स भरे होते हैं। इन स्पोर्स पर एक मोटी दीवार होती है जो उन्हें गर्मी, सर्दी, सूखे सबसे बचाती है। ये हवा में तैरते रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई नम और गर्म जगह मिलती है, जैसे हमारी ब्रेड, ये वहीं उगना शुरू कर देते हैं। तभी फ्रिज के बाहर रखी ब्रेड पर फंगस इतनी जल्दी हमला कर देती है। ये तो पौधों में भी होता होगा। मैंने अपनी दादी को गुलाब की एक टहनी काटकर मिट्टी में लगाते देखा है और कुछ हफ्तों में उस पर पत्तियां आ जाती थी। मुझे लगता था ये कोई जादू है। वो जादू नहीं, विज्ञान है। उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं, बल्कि जड़, तने या पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है। अच्छा? जैसे आलू, जो असल में एक तना है, उसकी आंखों से नए पौधे निकलते हैं। शकरकंद जड़ से उगता है और ब्रायोफिल्म तो कमाल का पौधा है। उसकी पत्तियों के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे उगने लगते हैं। अरे वाह! जो आपकी दादी करती थी उसे कटिंग कहते हैं। इसी तरह ग्राफ्टिंग और लेयरिंग भी इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं। ये सारे तरीके तो बहुत कारगर लगते हैं। अकेले ही पूरी आवाज ही बना लो। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये 2 पेरेंट्स वाला सिस्टम इतना जटिल क्यों विकसित हुआ? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी कमी है। क्या? उसमें जो संतान बनती है वो पेरेंट के लगभग क्लोन होती है। वेरिएशन बहुत कम होता है और जैसा हमने शुरू में बात की, बिना वेरिएशन के कोई भी प्रजाति बदलते माहौल में ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। अच्छा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग-अलग पेरेंट्स का डीएनए मिलता है, जिससे वेरिएशन का एक जबरदस्त कॉकटेल तैयार होता है। ये प्रजाति को ज्यादा मजबूत और अडेप्टेबल बनाता है। लेकिन इसमें एक गणित की समस्या है। अगर इंसान की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर 46 क्रोमोसोम वाले मेल सेल और 46 क्रोमोसोम वाले फीमेल सेल मिल गए तो बच्चे में 92 हो जाएंगे। हाँ, तब तो बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रकृति के पास इस समस्या का एक बहुत ही शानदार हल है, जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस? ये एक खास तरह का सेल डिवीजन है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमेट्स बनाने के लिए होता है। इस प्रक्रिया में क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी जाती है। अच्छा, आधी? तो इंसान के स्पर्म और एग सेल में 46 की जगह सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। और जब ये दोनों 23 क्रोमोसोम वाले सेल्स मिलते हैं तो बच्चे में फिर से परफेक्ट 46 का नंबर बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
पौधों में ये प्रक्रिया कैसे होती है? उनका रिप्रोडक्टिव अंग तो फूल होता है ना? बिल्कुल, फूल ही पौधे का रिप्रोडक्टिव सेंटर है। कुछ फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे पपीते या तरबूज के, जिनमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल। और कुछ में दोनों? हाँ, और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे गुड़हल या सरसों, जिनमें दोनों पार्ट्स एक ही फूल में मौजूद होते हैं। और ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फूल के मेल पार्ट को स्टेमिन कहते हैं, जिसके ऊपरी सिरे यानी एंथर में पॉलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं। यही मेल गैमेट्स हैं। ठीक है। और फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, जो चिपचिपा होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक सकें। इसके नीचे स्टाइल नाम की एक ट्यूब होती है और सबसे नीचे होती है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और इन्हीं में फीमेल गैमेट यानी एग सेल होता है। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना ही पहला कदम हुआ। बिल्कुल, ना? इसे पॉलिनेशन कहते हैं, सही? एकदम सही। जब ये हवा, पानी या कीड़ों की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे तक होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जिससे ज्यादा वेरिएशन आता है। ओके। एक बार पॉलन ग्रेन चिपचिपे स्टिग्मा पर पहुंच गया तो वो एक पतली सी ट्यूब बनाना शुरू करता है, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचती है और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा देती है? बिल्कुल। इस मिलन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। और इसके बाद जो होता है वो एक आहा मोमेंट है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि जो फल हम खाते हैं वो असल में पौधे की पकी हुई ओवरी है। बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में जादुई बदलाव आते हैं। ओवरी बड़ी होकर फल यानी फ्रूट बन जाती है। ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल बीज बन जाते हैं, और जो जाइगोट बना था वो बीज के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है। हाँ, वो विकसित होकर बीज के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, जो एक नन्हा सा पौधा है और सही माहौल मिलने का इंतजार कर रहा है। कमाल है। अब इंसानों पर आते हैं। यहाँ इस प्रक्रिया की शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, वो दौर जब शरीर में बड़े बदलाव आते हैं। हाँ, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना। और लड़कियों में ब्रेस्ट का विकास और पीरियड्स की शुरुआत, ये सब इसी का हिस्सा हैं। हाँ, ये वो समय है जब शरीर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका मुख्य अंग है टेस्टिस, जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ओके। ये स्क्रोटम नाम की थैली में शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। अच्छा, ये कारण है। यहाँ से स्पर्म वाज डिफरेंस नाम की ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? वहाँ ओवरी का जोड़ा होता है, जो हर महीने बारी बारी से एक एग रिलीज करती हैं। साथ ही ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स भी बनाती हैं। ठीक है। ये एक फैलोपियन ट्यूब में आता है, और अगर वहाँ स्पर्म मौजूद हो तो फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब में? हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट यूट्रस यानी गर्भाशय में जाकर खुद को स्थापित कर लेता है, और यहीं पर अगले 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है। और इस विकास के लिए बच्चे को पोषण कैसे मिलता है? वो तो माँ के शरीर के अंदर एक अलग दुनिया में होता है। इसके लिए एक बहुत ही खास अंग विकसित होता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये किसी ज़ोमैटो या स्विगी एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा। ये एक डिस्क जैसा टिश्यू है जो यूट्रस की दीवार में धंसा होता है और बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये माँ के खून से सारा पोषण और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाता है, और बच्चे के शरीर में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस माँ के खून में डाल देता है। ये तो एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है? तब पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है ना? सही। हर महीने यूट्रस इस उम्मीद में तैयारी करता है कि शायद फर्टिलाइज्ड एग आएगा। इसके लिए वो अपनी अंदरूनी दीवार को मोटा, स्पंजी और खून की नसों से भरपूर बना लेता है। एक तरह से मेहमान के लिए तैयारी करता है। बिल्कुल। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस तैयारी की कोई जरूरत नहीं रहती। तब ये मोटी परत टूटकर खून और म्यूकस के साथ वजाइना के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये साइकिल आमतौर पर हर 28 से 30 दिनों में दोहराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना एक बात है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से संभालना दूसरी। यहीं पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है। इसमें 2 बड़ी चीजें आती हैं: अनचाही प्रेगनेंसी से बचना
और यौन संचारित रोगों यानी STDs से खुद को सुरक्षित रखना। तो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या तरीके हैं? गर्भ निरोध मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके हैं। हाँ। एक है बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डम सबसे आम है। ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये STD से भी बचाता है। बिल्कुल। फिर है केमिकल मेथड, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, जो शरीर में हार्मोन्स का स्तर बदलकर एग को रिलीज होने से रोकती हैं। और कुछ परमानेंट तरीके भी होते हैं शायद। हाँ, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD है, जैसे कॉपर टी, जिसे डॉक्टर यूटेरस में लगा देते हैं। और फिर है सर्जिकल मेथड, जो लगभग स्थायी होते हैं। पुरुषों में नसबंदी वेसेक्टमी और महिलाओं में नलबंदी ट्यूबेक्टमी। ठीक है। और STDs के बारे में क्या? STDs का खतरा भी वास्तविक है। ये बीमारियां असुरक्षित यौन संबंध से फैलती हैं। कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, जिनका इलाज एंटीबायोटिक से संभव है। और कुछ वायरस से भी? हाँ, और जो वायरस से होती हैं, जैसे जेनिटल वॉर्ट्स और HIV एड्स, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि HIV का कोई स्थायी इलाज नहीं है। इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक कोशिका वाले जीव के बंटवारे से शुरू हुई और इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक पहुंची। चाहे तरीका कोई भी हो, असेक्सुअल या सेक्सुअल, सबका मकसद एक ही है, जीवन की इस दौड़ को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, अपनी प्रजाति के निरंतरता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। बताइए। स्रोत बताते हैं कि वेरिएशन या विभिन्नता बदलते पर्यावरण में किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखते हुए कि आज इंसानी तकनीक हमें अपने पर्यावरण को एक अभूतपूर्व स्तर तक नियंत्रित करने की क्षमता देती है। हम एयर कंडीशनर से गर्मी को मात देते हैं और दवाइयों से बीमारियों को। तो क्या हमारी प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व के लिए वेरिएशन की ये जैविक अनिवार्यता आज भी उतनी ही मायने रखती है, या फिर कोई और कारक जैसे हमारी बुद्धिमत्ता या तकनीक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं?